And to keep this house functional, we will not obstruct. We will be going the extra mile to cooperate with you to make things happen in the interest of Pakistan. निगाहें जिनकी जम जाती हैं, मुस्तकबिल के चेहरे पर वो माजी की बेरहमी को दोहराया नहीं करते। मजबूरी नहीं, तो असेंबली को चलाना है, रवायात ऐसे है, रवायात के मुताबिक। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। मुझे वो दिन याद है जब मुझे स्पेशल ब्रांच और आईबी और हमारे सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी वालों ने कहा, आज ऑपोजिशन के पीटीआई के मेंबरान आपके गिरबान तक पहुंचेंगे। ये मैं पिछली पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपके गिरबान तक नहीं, बल्कि इस डी में गोल करने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और आज एक मुस्बत यू टर्न जो है वो लिया गया है। ऐवान आज बड़ा खुश था। कौमी असम्बली के अंदर जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान असम्बली हैं, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आए कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये ऐलान किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिस तरह से चाहें वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो हैं वो उसको बनाएं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। ये एक बहुत ही बड़ी ख़बर थी क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। इससे पहले कुछ फार्मूलाज के ऊपर बात ज़रूर हो रही थी, लेकिन ऐसी सूरत में जबकि प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तालीम, बहुत सारे वज़रा बार बार ये कहते रहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हम चोरों और लुटेरों के हाथ में नहीं दे सकते और हम उनके हाथ में नहीं दे सकते जिनकी अपनी हुकूमत है, जिनके ऊपर 56 कंपनियों के केसेस हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद आपने देखा कि आज इस मामले को फाइनली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी शहबाज शरीफ साहब के हवाले किया गया है। पार्लियामेंट ये मजबूरी बन गई थी, जैसे परवेज़ खटक साहब ने कहा कि रिवायत थी, इसको बरकरार रखना था और पार्लियामेंट को चलाना था। ये उस मजबूरी के तहत ये यू टर्न लिया गया है या वाक़तन अपोजिशन ने हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया? मैं कोई इस मामले के ऊपर नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर का जो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू के दौरान बात की थी वो मैं सुनवाना चाहती हूँ, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक थी, वो जरा सुन लीजिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है पार्लियामेंट की तरफ से एहतसाब करना। ये पार्लियामेंट की कमेटी है। वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर 56 कंपनीज के केसेस बने हुए हैं। अब क्या ये हम अपनी जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाने लगे? हम कह रहे हैं किसी और को बना दो जो जिसके ऊपर ये जो क्लीन है, क्योंकि एक साफ आदमी एहतसाब कर सकता है ना। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी हम बाकी भी कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज का बॉयकॉट किया हुआ है। अब हम आज फैसला कर रहे हैं, हम अपनी कमेटीज बना देंगे। अगर वो नहीं आते हमने बना देना है। अब अल्लाह करे कि इसके ऊपर कोई यू टर्न ना हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने फवाद चौधरी साहब के कुछ बयानात देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते थे और हम अभी भी ये कहेंगे कि कमेटीज़ जो हैं उनको वैसे ही बना दिया जाए, यानी अपनी हमारी जो कमेटीज़ हैं उनकी तश्कील कर दी जाए। अल्लाह ना करे इसके ऊपर कोई यू टर्न हो और पार्लियामेंट जो है उसको चलना चाहिए। पिछले अब ये आज 4 महीने यानी कंप्लीट हो गए इस कौमी असम्बली को, लेकिन एक भी कानून नहीं बन सका। मालियाती बिल ज़रूर मंजूर हुआ, वो भी जाहिर है कि होना था, उसके ऊपर मुल्क ने चलना था। उसके अलावा कोई बिजनेस जो है, कोई एजेंडा कौमी असम्बली का वो पूरा नहीं हो सका। सो एक गैर फाल कौमी असम्बली, गैर फाल पार्लियामेंट जो थी वो उसका एक बात की जा रही थी बार बार, क्या अब फाल हो सकेगी, क्या आप लेजिस्लेशन हो सकेगी, क्या आप कायमा कमेटियां बन सकेंगी, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फिर वही फार्मूला जिसमें कि सब कमेटी जो है वो उन ऑडिट पैरास को देखेगी जो कि मियां नवाज शरीफ के ज़माने के हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कितना अहम होगा आगे जाके। इसके अलावा मिसाके मईशत के लिए भी आज उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि हम उसके लिए तैयार हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी डॉलर काफ़ी ऊपर चला गया 70 पैसे और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्लूमबर्ग वगैरह के अंदर वो बहुत नेगेटिव है इस हवाले से। सियासत और मईशत के लिए तो जाहिर है कि अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हतमी दलाइल जो है वो भी दिए गए हैं जनाब ख्वाजा हारिस की तरफ से अजीजिया रेफरेंस केस में, और इसी तरह से जरदारी साहब के ऊपर भी तलवार लटक रही है कि शायद
दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उनको भी जेल हो जाए या उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ जाए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत अहम बात कि आज पंजाब के वजीर आला ने 100 रोज़ा अपनी कारकर्दगी पेश की। कारकर्दगी किस तरह की उन्होंने पेश की, हम इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे कि उसको हम कारकर्दगी कह भी सकते हैं कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ तजिया निगार और तबसरा निगार जनाब मोहम्मद मालिक साहब, लाहौर से में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, 92 न्यूज़ पे अपना एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जनाब मजहर अब्बास साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, अगेन बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का, सीनियर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून है। थोड़ी देर में हमें फरहान बुखारी साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं मालिक साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि पंजाब की भी बात हो रही है और ये कायमा कमेटियों के ऊपर भी। आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा यू टर्न है जो कि मुस्बत है, लेकिन मजबूरियां क्या हुई कि हुकूमत को ये यू टर्न लेना पड़ा, जबकि बारहा कहा गया कि हम ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ को नहीं देंगे? आसमा, मैं बड़े अरसे से कहता हूं कि इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स की अहमियत का एहसास हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत लंबा बोलते हैं और फिर अपने अल्फाज के कैदी हो जाते हैं। आपको याद है पहले इन्होंने स्पीचेस चले ऑपोजिशन के ज़माने में तो छोड़ें, जब इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट भी एक स्पीच की जिसमें इन्होंने वही बात की कि आपको कैसे लगेगा कि आपका वजीर आज़म बाहर जाए, पैसे मांगे, मुझे खुद बहुत बुरा लगेगा। और उसके कुछ दिनों के बाद इनको जहाज़ पे चढ़ना पड़ा, सऊदी अरेबिया गए, बाकी ममालिक में गए और फिर आके इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा हुआ, सऊदी अरेबिया ने हमें इतने पैसे दे दिए। वो एक बड़ा एम्बैरसिंग मौका था। इसी तरह जब ये बातें हुई हैं, इनको अब एहसास करना होगा कि ये रियासत चलाना और सियासत चलाना ये बड़ा डिफरेंस है ऑपोजिशन की सियासत में। आप ऐसे स्टांसेस एक्सट्रीम नहीं ले सकते जिसके अंदर आपकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आपकी नहीं है वो कि आप पार्लियामेंट को अपनी मर्जी से चला सकें। आज भी अगर ये आपकी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी वगैरह इकट्ठे हो जाएं तो 1-2 सीट्स का फर्क रह जाता है। तो आपकी अदवी तादाद ऐसी नहीं है कि आप बुलडोज कर सकें अपना तरीका। फिर अगर आप ये स्टांस लेते हैं प्रिंसिपल स्टांस, तो फिर आपने बयान दे दिया यूटर्न वाला। प्रिंसिपल स्टांस अगर तो ये है कि शहबाज शरीफ पे केसेस हैं तो केस तो फिर इमरान खान साहब पे भी है, हेलीकॉप्टर वाला चल रहा है। रेफरेंस अगर उन पे नहीं है तो आप पे भी नहीं है। अगर आपने एक प्रिंसिपल पोजीशन लेनी है तो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। वो फिर एक ही जो है रूल ऑफ जो लॉजिक या लॉ होगा वो अप्लाई करेगा दोनों सूरत पे। इनको समझना होगा कि कुछ बयानात हैं जो सेकंड टियर और थर्ड टियर सियासतदान आपकी पार्टी के दें, वो स्टांसेस लें, फवाद साहब लें, दूसरे वजीर लें, आप वजीर आजम हैं। आप जब एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट देते हैं और ये यू टर्न का बड़ा खौफनाक बात बन गई है, बिकॉज आसमा बात यह है कि दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द वर्ड इज योर बॉन्ड। अगर आपके लफ्ज पे एतबार नहीं है तो फिर किसी भी चीज पे क्रेडिबिलिटी एग्जैक्टली आपको अपनी बनानी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक सीरियस ये डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन इमरान साहब को सीखना चाहिए। लेकिन जिस किस्म के एडवाइजर्स उनके गिर्द हैं, ब्यूरोक्रेटिक और अदरवाइज, वो माशाल्लाह इसके ऊपर बिल्कुल बात, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स भी और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक टीम डेवलप कर ली है। लेकिन मजहर अब्बास साहब, ये कितना, जैसे अभी मालिक साहब ने कहा, बड़ा खतरनाक होता है एक लीडर की क्रेडिबिलिटी। और फिर इंटरनेशनली उनको हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उनकी बात पे यकीन करेंगे। कल को वो कहेंगे हर अजीम लीडर जो है वो यू टर्न लेता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि आपको लगता था कि पार्लियामेंट इनइफेक्टिव हो रही थी और जो गुस्सा है लोगों का, अवाम का गुस्सा है, वो पार्लियामेंट की बजाय कहीं और शिफ्ट हो रहा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर और उनको ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देनी पड़ी। ये आपको लगता है या इसकी वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं? मज़ा साहब। शुक्रिया आसमान। देखिए, मालिक की ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बहुत सिंपल सी चीज़ थी जिसको इतना डिफ़िकल्ट बना दिया। यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काम कैसे करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की पावर्स कितनी होती हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अल्टीमेटली डिलीवर क्या करती है। अगर इन 3 चीज़ों को वो पहले दिन रियलाइज़ कर लेते और पहले दिन अपने साथियों को लेके बैठते, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वो पढ़ लेते ज़रा कि उसने अब माजी में क्या काम किया और क्या काम करता है,
तो इतना डिफ़िकल्ट ही नहीं होता। देखिए, आपको प्रॉब्लम आनी थी और आपको ये एक्सेप्ट करना था, इसलिए कि आपने आगे लेजिस्लेशन करनी है। आपने ऑपोजिशन से गवर्नमेंट में आने के बाद ऑपोजिशन से अगर आप ऑपोजिशन को मिलाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑपोजिशन के मुकदमात ख़त्म करवा रहे हैं। आप एक बिल्कुल ऑपोजिशन के साथ बैठते, उनकी तरफ से अगर ऐसी कोई बात आती तो आप ये बात कहते कि मैं ना नैब में इंटरफेयर करूँगा, ना नैब के मामलात में मैं बिल्कुल वो करूँगा। और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आप एक तरफ ऑपोजिशन को साथ लेके चल रहे होते, दूसरी तरफ नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती। आप कोई नैब के दिफा में आस्तीनें चढ़ा के ना आपको खड़े होने की ज़रूरत थी, ना इस तरह के जो जुमले फवाद चौधरी साहब या दूसरे वज़रा, मुराद सईद साहब या ये लोग खड़े होके आस्तीनें चढ़ा के जो बात करते हैं, ये गवर्नमेंट इस तरह बिहेव नहीं करती। दुरुस्त बात। गवर्नमेंट बहुत ही बेहतर अंदाज में बिहेवियर होता कि भाई नैब का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ना हमने कोई केसेस बनाए हैं। तो आप तो बहुत आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते थे। आपने ख़ुद ही एक चीज़ों को मुश्किल बना दिया अपने लिए भी, और एक इशू को पॉलिटिसाइज कर दिया। आप मुझे बताएं, ख्वाजा साद रफ़ीक की जो गिरफ्तारी है वो किस दिन हुई है? यानी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे, एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो उससे 48 घंटे पहले, उससे 48 घंटे पहले आप गिरफ्तार करते हैं। मरियम औरंगज़ेब के बारे में ख़बर लीक की जाती है, और उसके बाद आज तक नैब को उसी दिन एक वजाहत जारी करनी थी जो ख़बरें आई थी, और आज तक नैब कोई वजाहत जारी नहीं करती। उसी दिन हमजा शहबाज ऑफलोड हो जाता है। तो जब आप खुद इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहे तो फिर लोग हर चीज़ को उसी अंदाज में बिल्कुल इसी तरह से। राजा साहब, आप ये बिल्कुल जैसे सर, मैं यही राजा साहब, ये जो बात अभी हो रही है, रेफरेंसेस दी है, उसमें बहुत सारे बातें की जा रही हैं कि जैसे मालम जब्बा केस है, इंक्वायरी हो रही है, उसके ऊपर वो कोई गिरफ्तारी नहीं, बाबर अवान साहब का रेफरेंस तैयार हो गया है, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं है, और ये एक एहतसाब नहीं, ये इंतकाम परसीव किया जा रहा है। तो परसेप्शंस जो है वो हमेशा बड़ी ख़तरनाक होती हैं रियलिटी से। इसको क्यों एड्रेस नहीं किया जा रहा, और क्यों नैब नाकाम हो रहा है लोगों को ये बावर कराने में कि वो इंतकाम नहीं ले रहा, वो वाकई एहतसाब कर रहा है? अस्मा, एक चीज़ तो ज़हन में रखने की है, और शायद मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा भी है, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर से सुना है कि जी जो नैब है ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और गवर्नमेंट का इससे मैं नहीं समझता कोई किसी किस्म का नेक्सेस या ताल्लुक है, किसी किस्म का भी नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जब अपने 100 डेज की बात की थी तो उन्होंने एक डिस्प्लेयर शो किया था कि नैब के ऊपर कि मैं कोई सेटिस्फाई नहीं हूँ इसकी परफॉर्मेंस जो जा रही है। और हम अगर नैब की माजी में देखते हैं, हिस्ट्री भी तो देखते हैं, तो नैब ने काफ़ी हद तक कोई अच्छे काम नहीं किए। इवन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखते हैं जिसमें नैब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। अब बात यह है कि जी खान साहब की जो ये परसेप्शन आपने कहा बड़ा बन रहा है, परसेप्शन नैब ने करना है। हाँ। नैब ने क्या करना है? अभी जैसे बात की गई कि जी मजहर अब्बास साहब ने कहा कि जी जो टाइमिंग्स थी, अब यहाँ पे एक देखने की बात है कि ये जो टाइमिंग्स थी, ये जो बेल थी उनकी या जो अरेस्ट हुए हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने उस दिन ये केस लगा हुआ था, इससे पहले ये बेल बिफोर के लिए गए हुए थे ख्वाजा साहब, और इनको एक्सटेंशंस मिल रही थी। ये कोर्ट ने डेट फिक्स की हुई थी, और कोर्ट ने जब देखा कि जी नैब का एविडेंस और इनका एविडेंस, तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची, ये उसका वर्डिक्ट आया कि जी ये अभी जो है बेल के अहल नहीं है, इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए, इनको फर्दर ये महज इत्तेफाक है कि 48 घंटे पहले उनके इंतखाब से उनकी अरेस्ट हुई है। इसको उस तरीके से देख के हम जोड़ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हाँ, नैब की जो परफॉर्मेंस की बात है, अगर नैब हम देखते हैं कि जी जो केपी के तमाम जो से केसेस हैं, अगर वो वैसे भी वहां बर्फबारी हो रही है, किसी कोल्ड स्टोरेज में रख दिए जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, और सिर्फ हमें नजर आ रहा है कि जी नून लीग के ही केसेस उठेंगे, तो फिर तो और पीपल्स पार्टी के भी आज खोरों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, और कुछ और भी लोग हैं। तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रहेगा, और अगर नैब ने अवाम का एतमाद लेना है, उसने देखना है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है अवाम चाहती है, कोई सियासी पार्टियां चाहती हैं या नहीं चाहती, अवाम लाजमन चाहती है कि इस मुल्क की जो इकॉनमी खराब हुई है। आज तो आपने देखा मालिक साहब, आज नैब के हुकाम कुछ सहाफियों को लाहौर में लेके भी गए हैं, उन्होंने दौरा कराया नैब का कि जी बड़ा सब
अच्छा है। लोगों ने रिपोर्ट भी हमारे दोस्तों ने किया है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पे और किसी को कोई शिकायत नहीं है। क्या इससे नैब का इंप्रेशन ठीक हो जाएगा या उनको एक पैरेलल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी? मसलन वज़ीर दिफा के खिलाफ केसेस हैं, मसलन उनकी गवर्नमेंट के 6 वज़ीरों के खिलाफ जो है वो इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती? एग्जैक्टली आई थिंक आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया आसमा, कि बात यह है कि जब आप एक इक्वल हैंडेडनेस रखेंगे, इवन हैंडेडनेस तो नज़र आती है, जब उनके केसेस हैं उसमें हमें वो फुर्तियाँ नज़र नहीं आती और दूसरे केसेस में बहुत नज़र आता है। और दूसरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखिएगा जितनी खबरें निकलती हैं ज़राए से वो सिर्फ PMLN के लोगों के बारे में निकलती हैं। वो ज़राए जौन से हैं वो PTI वाले वजीरों की खबरें क्यों नहीं देते, वो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स की खबरें क्यों नहीं देते? ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसके अंदर डेफिनेटली आपको फेवरेटिज्म नज़र आता है, लेकिन उसमें कसूर फ्रैंकली मैं जो करंट चेयरमैन नैब वगैरह का ग्रुप है मैं शायद इतना ना दूं। देखिए जो पहले चेयरमैन नैब थे उनके ज़माने में जो भर्तियाँ हुई, दुरुस्त बात, जो नालायक से नालायक लोग भर्ती हो गए, जो ओवर द इयर्स अब बड़ी सीनियर पोजीशंस में आ गए, ऐसे ऐसे लोग डिप्टी डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की लेवल पे आ गए हैं कि जो शायद वहां भर्ती होने नहीं चाहिए थे एज अ चपरासी ऑल्सो। नैब को एक मेजर ओवरहॉलिंग चाहिए। देयर इज अ सीरियस कैपेसिटी क्राइसिस। इमरान खान ने खुद भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, कि जी 6 से 7% टोटल इनका सक्सेस रेट है, जिसको क्वेश्चन किया है चेयरमैन नैब ने, लेकिन वो इसलिए कि चेयरमैन नैब उसके अंदर तमाम वॉलंटरी रिटर्न्स और प्ली बार्गेन्स को भी गिनते हैं और टेक्निकली गिन सकते हैं आई एम श्योर, बट कन्विक्शंस कितनी है, कौन सी, अगर आप A1 फील्ड का आप इनका रेफरेंस देख लें, अगर आप जो इस रेफरेंस चल रहे हैं इसके अंदर भी आपको इतनी ग्लेयरिंग बेसिक मिस्टेक्स नजर आती हैं कि जो एक हमारी तरह जो जर्नलिस्ट हैं, हम लॉयर्स नहीं, आप और मैं वकील नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ओवर द इयर्स 30-35 साल हो गए हैं फेमस केसेस कवर करते हुए, हमें भी कानून काफी आ गया है। हमारे जैसे लोगों को पता लग जाता है कि ये बहुत नालायकी से काम हुआ हुआ है। बिल्कुल। और हमने रेफरेंस में भी देखा, लास्ट रेफरेंस में भी बड़े इन्होंने नुक्स बाद में कवर करने की कोशिश की। नैब में सीरियस कैपेसिटी क्राइसिस है। जब तक नैब ओवरऑल नहीं होगी, जब तक, अच्छा मतलब ये नाअहलियत, आपके ख्याल में ये नाअहलियत एक पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दे सकती है? ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर एक सियासी बहरान पैदा हो जाता है, अजीजिया रेफरेंस जो है उसमें मेरिट के ऊपर भी अगर नवाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं तो लोग कहेंगे नहीं जी ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता है, तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? देखिए आसमान, मुझे सियासी बहरान तो कोई पैदा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी या अपोजिशन, उनका आपस में इतना ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा हुआ है कि वो किसी भी तरीके से उतने करीब नहीं आ रहे। अब तो मौलाना फजल रहमान भी चुप होकर बैठ गए हैं, MMA भी जो है वो डाइल्यूट हो गई है तकरीबन। तो मुझे सियासी बहरान सिर्फ PTI अपना खुद ही क्रिएट कर सकती है। PTI के अंदर से कोई सियासी बहरान आए तो आ सकता है। हाँ, PTI को बहुत डिफ़िकल्टी होगी लेजिस्लेशन में, बहुत मुश्किलात पैदा होंगी अगर PTI ने पॉलिटिकल टेम्परेचर अपोजिशन के हवाले से कम करने की कोशिश नहीं की। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तासुर ये दिया जाता है कि जी हम अपोजिशन के ख़िलाफ़ अगर नहीं बोलेंगे तो इसका तो ये मतलब हुआ कि हमने हथियार डाल दिए हैं, हमने उन चीज़ों को उनको एक तरह से NRO दे दिया है। अजीब व गरीब सी लॉजिक पेश की जा रही है PTI के बाद। अच्छा, ये NRO वाली जो कहानी है ना, ये भी बड़ी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लॉजिक्स अजीब सी हैं, कंपटीशन अजीब सा है हुकूमत के अंदर कि आपने कितना खिलाफ बोलना है, और शायद उसके ऊपर एप्रिसिएशन भी है। मालिक साहब के शो के ऊपर शायद काशिफ अब्बासी ने ये बात कही थी कि फैजुल हसन चौहान जो हैं जब वो दाखिल हुए तो उनको कहा कि मेरा चीता आ गया है। तो ये तो कारकर्दगी की बुनियाद है। इसके अलावा फरहान बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया। तो ये आपको लगता है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स बुखारी साहब इसलिए हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने जो है वो काबीना अपने आप को साबित कर सके कि वो काम कर रहे हैं? अलमिया ये है कि ये हुकूमत बड़ी अपने आप को बहुत नेक नीयत समझती है, और ये बार बार कहते हैं कि जी हम एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने चले हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि मजमूई तौर पे हुकूमत ने अभी तक डी चौक और धरने और एक अवामी सतह पे जो जलसे का माहौल होता है वहाँ से अभी तक
ट्रांजिशन इनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं हुई। और जो बातें हम सुनते हैं, चाहे वो जो कि दावा है कि जी हम डी चौक में खड़े करके लोगों को सजाएं देंगे, चाहे कोई और बात, कई मिसालें दी जाती हैं, वो एक मैच्योरिटी कोई इतनी नज़र नहीं आती। अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मालिक साहब जो फरमा रहे थे कि नैब को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में तो हुकूमत को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कि हुकूमत का सब डायरेक्शन क्या हो गया सही नहीं होगा, मुस्बत बातें करें आप, ये क्या मतलब? मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत का जो सिमत है, हाँ। वो बड़ी एक अजीब सी हो गई है। मतलब ये है कि बातें और जिन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है वो तो किसी शहर के मेयर के लिए मौजू होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस इस मुल्क के अंदर है, एक मईशत का और एक सियासत का अगर होने वाला है, क्योंकि मसाब कह रहे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा, अगर दोनों लीडरान दोबारा जेल चले गए तो फिर शायद कोई क्राइसिस बन जाए, हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन बड़ी तेज़ी से एक सफ़े पे आ रही है। वो सफ़ा किसका होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वगैरह सब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद हम इस मौजू पे ज़रूर बात करेंगे कि अगर नवाज शरीफ दोबारा जेल चले जाते हैं और जरदारी साहब के ऊपर भी जो तलवार लटक रही है, अगर वो भी जेल चले जाते हैं तो क्या कोई पॉलिटिकल बहरान नहीं आएगा इस मुल्क में? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि पिछले 100 दिन की कारकर्दगी हुकूमत की, फिर आज पार्लियामेंट के अंदर 4 महीने के बाद जो है वो फाइनली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फॉर्म हो रही है और शायद कमेटियाँ भी बन जाएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल अजीज़िया रेफरेंस का, आज हतमी दलाइल हुए हैं ख्वाजा हारिस साहब के। क्या आपको लगता है नवाज शरीफ साहब क्या जेल जाएंगे? नहीं, हम कोई वर्डिक्ट नहीं हम कह रहे कि आपकी असेसमेंट क्या है? जी, एक तो ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, आई वांट टू जस्ट ऐड अ लिटिल टू इट कि जी ये जो मौजूदा हुकूमत के 100 दिन है, कोई डायरेक्शन नहीं। अब पता नहीं डायरेक्शन, हम यही समझते हैं कि डायरेक्शन होती है कि बगलों में फाइलें दबाई हों, मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हों, ठेके ले रहे हों, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हो रही हों अपनी मर्जी के, इधर से किसी एक ऑफिसर को हटा के फवाद हसन फवाद उधर बैठा हो, और ये डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये डायरेक्शन मौजूदा हुकूमत की नज़र नहीं आई। डायरेक्शन आप देखिए कि ये भी नज़र नहीं आया कि अभी तक IMF की तरह नहीं गई है। आप देखिए कि अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के साथ आप एक टेबल पे आ रहे हैं। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरेन जो आपकी वो है पॉलिसी, उसमें हमें बहुत खूबसूरत एक डायरेक्शन नज़र आ रही है कि जिसमें अमेरिका इवन अब आपको डू मोर की बजाय कह रहा है कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए। तो ये डायरेक्शंस मेगा लेवल पे, जैसे इन्होंने कहा कि शायद वो कोई यूनियन काउंसिल या मेयर की बात है, नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे अब बात हो रही है कि जहां पिछली गवर्नमेंट में तो 4 साल तक वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं थे। दीज आर अचीवमेंट्स। आपको अगर मुल्क का सीपैक वहीं पहली बात पिंडी इस्लामाबाद एक ही पेज पे है, मतलब ये भी एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तमाम इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, लेकिन वो यमन की सालसी तो वो UN ने करा दी, वो हम तो करा ही नहीं सके। अरे वो तो ईरान ने कहा था पाकिस्तान को कि जी आप अगर, देखिए ये पॉजिटिव चीजें हैं कि अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जी आप यमन, आपको भी पता है मुझे भी पता है कितना बड़ा इशू था, लेकिन वो बहरहाल अच्छी बात हो गई कि वो आते हैं और कहते हैं, तो दीज आर पॉजिटिव साइंस और ये एक अच्छा तरीकेकार है। अब बात रहेगी अजीजिया वाली। अजीजिया में अब आज जजमेंट्स होगी, इसमें अजीजिया में उनसे पूछा गया था नवाज शरीफ साहब से कि जो पहले एवनफील्ड था और इसमें कि ये केसेस आपके खिलाफ क्यों बनाए गए, तो अब उन्होंने वो जो पहले वाला स्टांस लिया था पिछले एवनफील्ड में कि जी ये पता नहीं जो बात हो रही है कोई खलाई मखलूक और पता नहीं ये और वो, इस दफा उन्होंने कहा नहीं, ये नैब और PTI ने मेरे खिलाफ केसेस बनाए। अच्छा, यानी वो पहले जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस था उससे वो हट गए हैं। हालांकि उनको तो ये तब्दीली है, उनको पता होना चाहिए कि ये जो केसेस बने थे उनके अपने ही दौर में बने थे। वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चला और उसके बाद ये केसेस बने। अब इस केस में और उस केस में एक ही फंडामेंटल इशू है, बच्चों की प्रॉपर्टीज हैं। इन्होंने बताना था, इन्होंने इस केस में कतरी का वो जो स्टांस लिया था उससे भी चेंज हो गए बिल्कुल। इन्होंने कहा यूटर्न हो गया, मैं नहीं जानता कतरी को। इन्होंने कहा जी हुसैन हसन से पूछिए। एक और चीज, सॉरी, बात इसमें आई कि जी इसमें जो पैसे का एक ट्रांजैक्शन नजर आया, बहुत सा पैसा आया जो बैंकिंग ट्रेल के साथ मौजूद है, जो इन्होंने एडमिट भी किया। और फिर आगे से इन्होंने कहा जी उसकी बेनिफिशियरी तो मरियम साहिबा है।
सॉरी, तो ये केसेस जो उनसे हैं उससे वो भी स्ट्रॉन्ग अच्छा, लग रहे हैं। ये उससे ज्यादा स्ट्रांग है आपके ख्याल में। लेकिन फरहान बुखारी साहब, ये IMF वाली बात, इससे पहले कि मैं दोबारा इस बात पे ऊपर आऊं, IMF वाली बात के ऊपर जो कल असद उमर साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने तो IMF जाने से पहले ही सारी कीमतें जो बढ़ा दी, डॉलर की प्राइस भी बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद IMF वो नहीं जा रहे। आपने समझते एक बड़ी कामयाबी है? मोडीज ने आज कहा है, उसने कुछ नेगेटिव चीजें बताई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन जो है वो मईशत ठीक हो जाएगी। मैं इसको पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो ये माशी बहरान ज्यादा बड़ा हो सकता है, या आपके ख्याल में नहीं, ये जो केसेस हैं और ये उसके बाद जो बहरान जन्म ले सकता है वो बड़ा हो सकता है? देखिए, अब ये दो अलग अलग सवाल हैं। एक तरफ सियासत का मामला है, जहाँ तक मईशत का मामला है, पाकिस्तान को इस साल मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत है, जितनी अभी तक सऊदी अरब से कमिटमेंट हुई है या तवक्को थी मुत्तहिदा अरब इमारात से, अभी तक कुछ पता नहीं चला, या चीन से जो कर्ज़े आ जाएंगे उससे हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। उसे बहुत ज़्यादा ख़ती रकम की ज़रूरत है। अब असद उमर साहब क्यों कह रहे हैं, उनके पास कहाँ से कोई ख़बर है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरे ख़्याल में थोड़ी सी गैर ज़िम्मेदारी की बातें हैं, क्योंकि बिल आखिर लगता यही है, जो आदाद शुमार जो बता रहे हैं, लगता ये है कि बिल आखिर हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा, और उनकी शराइत, अगर सख्त शराइत तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं थी, हाँ, तो फिर क्यों लोगों के ऊपर आप एक मुश्किल डाल रहे हैं? अगर IMF के पास नहीं जा रहे तो फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म के फैसले हो रहे हैं जिनके नतीजे में कीमतें बढ़ रही हैं। मालिक साहब, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की ज़ाहिर है कि हम बात करते हैं ना हमेशा से, तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल क्योस है, तीसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बड़ी एक थिन सी मेजॉरिटी है आपके पास, बल्कि समटाइम्स वो नहीं होती। तो आपके ख्याल में क्राइसिस पे क्राइसिस जो है वो हुकूमत को कितना गैर मुस्तहकम कर सकता है? आपको लगता है कि इस तरह के चांसेस बन सकते हैं कि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो जाए? आसमा, तमाम सियासत मईशत के ऊपर ही है। हम गवर्नमेंट इसलिए इलेक्ट करते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर बनाए, हम गवर्नमेंट्स को इसलिए निकालते हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी खराब की हो। सो इंटायर पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली पेग टू इकोनॉमिक्स। मैंने पिछले सैटरडे को इंटरव्यू किया असद उमर साहब का, तो मैंने उनको एक बड़ी फेमस स्पीच दिखाई उनके हाउस में जब ये ऑपोजिशन में थे, जिसमें वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी ये जो गवर्नमेंट कर रही है IMF ये पहले ही उनकी सॉफ्ट टर्म्स एग्री कर रही है और बाद में कहेगी हमने बात नहीं मानी। मुझे ये वही पैटर्न लग रहा है। आपको याद है जब IMF का डेलीगेशन पहली दफा आया था तो काफी बातें निकली, तो दो नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट मार्केट में आए। एक तो ये कि जी IMF चाहता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 12.5% जरूर हो, और डॉलर की असल कीमत जो सी है वो 145 और 150 रुपए के दरमियान में बनती है। हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि डॉलर भी ऊपर चढ़ता जा रहा है, 8 से 10% पे ये आ गए। जब से गवर्नमेंट आई है 19 रुपए का फर्क पड़ गया ऊपर नीचे होके जब डॉलर्स के अंदर। लग मुझे ये रहा है कि इन्होंने बिल्कुल IMF के पास जाना है, और लेकिन ये जो कड़वी गोली है ये पहले पूरी करवा देंगे, ताकि जब ये IMF से साइन करें तो कहेंगे देखें हमने तो सख्त शराइत मानी नहीं। भाई अगर पहले ही डॉलर 145 150 पे हो गया हो, अगर पहले ही आपका मार्कअप जौन सा है वो 12.5% हो गया हो, जाहिर है और आपने क्या शराइत माननी है। और जहां तक मूडीज की बात है, मुझे बड़ी क्लियरली याद है कि जब डार साहब इस मुल्क की तबाही कर रहे थे, उस जमाने में जो मूडी की प्रोडिक्शंस थी लॉन्ग टर्म बड़ी रोजी प्रोजेक्शंस थी, बड़ी अच्छी प्रोडिक्शंस थी। सो नॉट मच हैज चेंज्ड। देखना अब ये है कि अब इनको स्पेसिफिक्स में आना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल लाइज इन डिटेल। अब वो जमाना वक्त गुजर गया है कि हमें उम्मीद है UAE से, हमें उम्मीद है चाइना से, हमें ये होगा। देखें, उम्मीद बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली, क्लियर बातें बतानी पड़ेगी और IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF होगा तो आपको सस्ता क्रेडिट होगा। छोटी सी एक बात वेरी क्विकली, अभी जो गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, ये इन्होंने 3 महीने के बॉन्ड्स फ्लोट किए, ट्रेजरी बॉन्ड्स 6 माह के किए, साल के किए, साल पे कोई नहीं आया। 6 माह वाले बॉन्ड्स पे इन्होंने खुद कैंसिल कर दिया क्योंकि बैंक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांग रहे थे। इन्होंने अभी जो बोरिंग की है वो 3 माह वाले बॉन्ड्स पे किया, इसलिए कि बैंक्स को पता है कि हर 3 माह के बाद इंटरेस्ट बढ़ेगा।
तो अगर मैं आज बैंकर हूं, मैं सस्ता कर्जा क्यों दूंगा हुकूमत बिल्कुल को? सही बात है, लेकिन तो मदद खुद साहब इनको ये कर्जा 3-3 माह ये पे सारे मिल रहा वो है। बुनियादी मसाइल है जो कि हो सकते हैं आगे जाके गवर्नमेंट उनको एड्रेस कर ले, उनको कुछ पॉजिटिव चीजें भी नजर आ जाए। मगर आपको क्या लगता है कि हमें वाकई कोई 6 महीने तक जो है वो मुस्बत बातें करनी चाहिए? जैसे DGISPR ने कहा था, हम लोगों ने उसको शायद बहुत ज्यादा मनफी ले लिया है, तो तब जाके मईशत पे भी असर पड़ेगा, सियासत पे भी असर पड़ेगा। पिछले 100 दिनों में आपको क्या ऐसी कोई विजिबल चीज लगी है कि आप समझे कि नहीं, हम मुस्बत दिखाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा और अच्छा ही होगा? देखिए आसमा, इस वक्त हमारे पैनल में फरहान बुखारी से ज़्यादा बेहतर तौर पे फाइनेंशियल साइट्स को शायद और कोई नहीं समझता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझता। लेकिन मुझे अगले साल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। आप IMF, अगर आपने कोई अनपॉपुलर डिसीजन लेना है, कोई पॉपुलर डिसीजन लेना है, तो आप हो सकता है कि इमरान खान IMF ना जाने का फ़ैसला करें और डॉलर्स को हम 200 तक ले जाएं, और उससे जो महंगाई आएगी तो आप लोग IMF को याद करना शुरू कर देंगे। ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इससे तो बेहतर है कि IMF के पास चले जाते। ये जो डिसीजन मेकिंग में जो फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, वो सियासी तौर पे तो फिर आप जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मईशत में आप इतने कन्फ्यूजन का शिकार रहें कि कभी आप IMF जा रहे हैं, कभी आप IMF नहीं जा रहे, और अभी आपने कैसे कह दिया आप नहीं जा रहे? आपके जनवरी में नेगोशिएशंस होने हैं। जी हाँ। तो उससे पहले ही आपने डॉलर्स की जो सूरत हाल बना दी है। आप देखें कि पिछले 3 दिन से जो गैस का क्राइसिस है, सिंध में 70% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। सिंध में इस वक्त प्रैक्टिकली ऐसा लगता है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहिया जाम हड़ताल हो गई है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा इस वक्त मसला है ऊपर के लेवल पे बिल्कुल बहुत। तो ये जो सिचुएशंस हैं, उसमें उसके से निकलने का अभी राजा आमिर अब्बास साहब ने बहुत सी वो की, और उसमें ठीक है, आपने फॉरेन पॉलिसीज़ में अमेरिका और अफगानिस्तान के हवाले से ये तो हम देखेंगे कि अगले साल इस पे क्या पोजीशंस आती हैं, क्या पोजीशंस ली जाती हैं उसमें। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। जो ठोस पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो अभी तक आपने बहुत सारी टास्क फोर्स बनाई है, उनमें से कोई भी टास्क फोर्स की अभी तक रिपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में आई नहीं है। बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन हो सकता है आ जाए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मगर जो एहतसाब के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एहतसाब है, जिस पे कल मुराद सईद साहब ने भी कहा कि 7 लोगों ने NRO भी मांगा है उनसे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैंने इनकार कर दिया उसके ऊपर। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ क्लोज एड्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट से ये पूछा, गवर्नमेंट के हाई अप्स के साथ से ये बात की कि आप एहतसाब को छोड़ के थोड़ा जो है वो आगे बढ़ें और मुल्क के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इत्तला ये है कि कहा गया कि नहीं, हम इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो एहतसाब जरूर होना चाहिए, लेकिन बिला तफरीक एहतसाब जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक के बाद ये जो NROs की बात हो रही है, ये जो अजीजिया रेफरेंस में मियाँ साहब ने भी एक यू टर्न लिया है, ये आगे जाके कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अपोजिशन के लिए ला सकता है कि नहीं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। टाइम चूंकि आखिरी पोर्शन में कम है, लेकिन राजा साहब, ये जो हम बातें कर रहे हैं, आप कहते हैं हो जाएगा, हम सब समझते हैं और हम सब दुआगो हैं कि चीज़ें ठीक हों। अगर नहीं होती हैं तो फिर जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको कोई अपसेट भी उसके अंदर हो सकता है। देखिए, अपसेट किस चीज़ का नाम है? एक चीज़ मैं समझता हूं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि उसको ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज दोनों हैं, अगर हम देखते हैं तो एक तरफ मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के केसेस हैं और उनकी जो हाई अप्स बाकी आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी में पीएससी के केस में हुए ब्लैकमेल, क्योंकि लेजिस्लेशन ही नहीं। एक सेकंड, और जो अगर हम पीपल्स पार्टी के देखते हैं तो वहां पे जरदारी साहब, उनकी हमशीरा, अब इवन बिलावल साहब को बुला लिया गया है। तो अगर ये प्रेशर गवर्नमेंट ले जाती है और कहती है कि जी सब अच्छा ये केसेस खत्म, हम आपसे लेजिस्लेशन भी करवाएंगे, हम आपकी इधर भी मदद करेंगे, तो फिर कोई तब्दीली की बात तो ना हुई। अगर ये चुप करके बैठ जाएंगे और कह देंगे कि जी ठीक है, फिर बिल भी पास होंगे, फिर लेजिस्लेशन भी होगी, और लेकिन किस चीज पे? ऑन द कॉस्ट कि जी आपने अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दें, और वो गवर्नमेंट तैयार नहीं है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उसके खिलाफ है, और ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। आपके जनाब, अगर इन तमाम चीजों को आपने ऐसे ही रखना है
तो फिर तब्दीली वगैरह छोड़ दीजिए। जरदारी साहब को आपको लगता है कि वो उनको जेल हो जाएगी? इनफ एविडेंस है जाली अकाउंट्स के? ये तो एफआईए के पास है। जो अभी है वो 5 रुकनी जीआईटी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में अपने फाइनल स्टेज पे है। तो इस स्टेज पे कहना तो जैसे मालिक साहब को बुला लिया गया है तो फिर बुला लिया जाएगा, लेट द डिसीजन कम। अच्छा, मगर जो बात हम कर रहे थे फरहान बुखारी साहब कि ये जो एनआरओ की बात है, और कल मुराद सईद साहब ने कहा भी कि 7 लोगों ने एनआरओ मांगा है, उसमें फवाद चौधरी साहब तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आप फैसला कर लें, या आपने घर जाना है, सस्पेंस इतना ही है, या जेल जाना है। तो क्या आप इसको भी कोई एनआरओ कहते हैं कि ऑफर है उनकी तरफ से कि घर बैठ जाए तो सब ठीक हो जाए? सबसे पहले तो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं, अपने हक में कोई बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो कुछ वज़रा और कुछ और कायदीन के बोलने पे पाबंदी लगाएं, क्योंकि हर रोज़, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है जिसका कोई रब्त कोई होता नहीं, फिर ऐसे तनाज़ुर में पड़ जाते हैं, या ऐसे मामलात में पड़ जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं, जिनका जो कोर इश्यूज़ हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझें कि हुकूमत को क्या करना है और एक बाउंड्री डिफाइन करें, और फिर उसके अंदर बैठ के इस वक्त सबसे बड़ा, जैसे पहले मेरे ख्याल में मालिक साहब ने कहा था, मज़हर ने भी यही कहा है कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त है मईशत का। मुल्क की मईशत की गाड़ी अगर नहीं चलेगी तो ये सारी की सारी अच्छी बातें, ये जनाब ये तब्दीली और सफाई और दूसरा और तीसरा, ये सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। सही बात है। एनआरओ का जहाँ तक मामला है, अब वो एक वज़ीर साहब ने कह दिया, अब एनआरओ के लिए अगर 7 लोगों ने अप्रोच किया भी था तो उन वज़ीर साहब से कोई पूछे कि भाई ये कहने की और सरेआम कहने की क्या ज़रूरत थी? पसे पर्दा तो सियासी जमातों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत सी बातें होती हैं। सही बात है। अच्छा, लेकिन मालिक साहब, ये 7 लोगों ने एनआरओ मांगा है मुराद सईद साहब से, आपके पास तो बड़ी खबर होती है। और दूसरी बात ये कि एनआरओ ये है कि ये सियासतदान जो है, खास करके नवाज शरीफ और जरदारी साहब, ये घर बैठ जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, जो कि कह चुके हैं बार बार फवाद चौधरी साहब। क्या लग रहा है आपको मुस्तकबिल में इस मामले पे? देखें आसमा, बिहाइंड द सीन्स तो हमेशा अप्रोचेस चलती रहती हैं, अभी भी चल रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, मियाँ साहब की खामोशी, मरियम नवाज की खामोशी, ट्वीट्स का बिल्कुल साइलेंट होना, जाहिर है देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, ऐसी बात नहीं है। और बिल्कुल बातचीत चल रही है, अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये 7-8 लोग नहीं होते। ये मुराद साहब को पता होगा कौन से 7 लोग हैं। अगर तो वो ये कहते कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 साल डिफरेंट लोगों ने ट्राइज किए हैं, उस तरह गिने तो शायद 7 बन जाएं। लेकिन अगर वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि लेटली कोई 7 लोग हैं, तो मेरी तो कोई ऐसी इतला नहीं है। लेकिन हाँ, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट लोग डेफिनेटली अप्रोच करते रहे, रावलपिंडी को भी, इधर उधर भी, लेकिन वो ये चीजें चलती हैं इसमें। और आई थिंक अगर वो इतने दिलेर हैं तो नाम ले दे, पता लग जाएगा। मज़हर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जो पहले मैं बीच में बात कर रही थी कि मियाँ साहब की, एक तो मालिक साहब ने कहा खामोशी, फिर उनके जो बयानात तब्दील हुए हैं, तो ये भी कोई इसका कोई नतीजा मुस्बत निकल सकता है? कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी अपोजिशन के हाथ आ सकती है, जो कि अब फाइनली एक सफ़े पे आपको नज़र आ रही है? कोई उम्मीद है इसके ऊपर? देखिए, हो सकता है कि किसी स्टेज पर कहीं कोई गुड पीएमएलएन बनाने की कोशिश की जा रही हो, कि अच्छी पीएमएलएन होनी चाहिए, जिसमें ऐसे लोग होने चाहिए जिन पे कोई करप्शन के केसेस ना हो, जिन पे कोई किसी किस्म के केसेस ना हो। तो ये प्रैक्टिस और ये एक्सरसाइज तो पाकिस्तान में चलती रहती है। लेकिन मियाँ साहब ने इस हवाले से, मियाँ साहब के खामोश रहने से मियाँ साहब को क्या बेनिफिट होगा, मुझे नहीं नज़र आता। मुझे मियाँ साहब दोबारा जेल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे शहबाज शरीफ का कोई पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं नज़र आ रहा। मुझे शहबाज शरीफ ने शायद अपनी वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जो शायद आज से कुछ माह पहले थी। हाँ, इसके अंदर से सबसे जो पॉजिटिव मुस्लिम लीग नून के अंदर है ये कि मुस्लिम लीग, और जो मेरा ख्याल है दूसरे सर्कल्स के लिए परेशान कौन है, वो ये कि मुस्लिम लीग नून में क्रैक्स नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून अभी तक, कम से कम अभी तक टूटती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर मुस्लिम लीग नून अगले लोकल बॉडीज़ इलेक्शन तक, जो कि 2019 में होने हैं, उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट रहती है, तो पंजाब में पीटीआई को प्रॉब्लम्स लाहक होंगी।
इसलिए कि अब जो चीज़ें होने जा रही हैं, जो एक्शन होने जा रहे हैं, उसमें अभी तक तो लोगों को रिलीफ नहीं मिला है। अभी तक तो लोग अच्छा मैं साहब, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, क्विकली मालिक साहब, जो बुज़दार साहब की कारकर्दगी है उस पर मैं आपको जरूर सुनना चाहती हूँ। वो लोकल बॉडीज इलेक्शन या जो पंजाब के अंदर सिचुएशन है उसमें कितनी मददगार साबित हो सकती है नून के लिए? देखिए, मेरा बोजदार साहब से मुझे मौका मिला, मैंने नाश्ता भी किया, उनसे अच्छी मज़ेदार बातें नहीं, बड़े मज़ेदार आदमी हैं, बड़ा कडली से हैं, आप देखते हैं उनको गले लगाने का। लेकिन जो मेरा इनिशियल इम्प्रेशन ये है कि बोजदार साहब 4 साल गुजारना चाहते हैं आराम से, 5 साल एज चीफ मिनिस्टर। वो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कोई रॉक द बोट करने का मूड नहीं है, कोई बड़े काम करने का नहीं है। वो प्योरली लाइन फॉलो, कोई फॉलो करेंगे इस्लामाबाद की लाइन और खामोशी से आराम से तसल्ली से गुजारेंगे, किसी जल्दी में नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजें। लेकिन कारकर्दगी तो मैटर करती है ना। पंजाब में आपको कोई, वो कहते हैं हमने 7000 कनाल अराजी जो है वागुजार कर ली है, ये कारकर्दगी है। ये 7000 कनाल कोई तकरीबन कितनी बनती है? 900 एकड़ बनती है। इतनी कर ली ना, तो वो पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, तो मतलब कारकर्दगी इस तरह मेजर नहीं होती पंजाब पे। और दूसरा मैं आपसे याद करूं कि अगर बुज़दार साहब वाकई उनकी कोई काबिलियत होती तो फिर ये हफ्ते में एक आध दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर का सुनते हैं कि लाहौर जा रहे हैं जनाब, वहाँ जाके काबीना की वो मीटिंग पे कभी प्रेजाइड कर रहे हैं, इसी तरह से वो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं जा रहे, बट महमूद खान साहब जो फिर बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर काबिलियत देखें, काबिल आदमी है। अगर पार्टी ज्वाइन करे 2 माह पहले और फिर पंजाब का वजीर आला बन जाए तो यकीन माने काबिलियत तो होगी। हाँ। बिल्कुल। एक चीज जरा हमें देखनी है कि हमने शायद जो कारकर्दगी है उसका एक सिंड्रोम बना दिया है कि कारकर्दगी वही शख्स करेगा कि वो जो पुराना सीएम का सिंड्रोम था कि हैट पहना हो, लॉन्ग शूज पहने हो, 50 ब्यूरोक्रेट्स को डांट रहा हो, 3-4 साथ लगाए हो, कोई मिनिस्टर मिल ना सकते हो। तो वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस सिंड्रोम एंड लेट्स सी। अभी 100 दिन में हमने सा जो हमारा हम्बल सा, शरीफ सा, प्यारा सा जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी मतलब उसको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी, क्योंकि 1 करोड़ 28 लाख वोट जो है वो मोस्टली पंजाब के अंदर जो है वो PMLN ने लिया है, बड़ा वो एक्टिव वोटर है। उसको बुज़दार साहब ने ही डील करना है, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भी। और अगले कुछ दिनों में अगर ये बड़े बड़े फैसले होते हैं सियासी उसके ऊपर, तो फिर पॉलिटिकल क्राइसिस क्या पैदा होगा और कोई अपॉर्चुनिटी अपोजिशन के लिए निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, इसका कुछ दारोमदार असद उमर साहब की कारकर्दगी के ऊपर भी होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।